हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। जैसा कि हम जानते हैं कि संडे में साइकोलॉजी के पेपर हुए हैं, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 था। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंट्यूशंस एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस और इंट्यूशंस की क्या क्या लिमिट्स होती हैं। वाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ऑन द साइंटिफिक मैथड। साइकोलॉजिस्ट क्यों एम्फेसाइज करते हैं साइंटिफिक मैथड पर, इसे डिस्कस कीजिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन देखा हो, कंसेप्ट बेस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंट्यूशन को ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। पर वन बाय वन हम देखेंगे इन क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और इसमें एक और पूछा गया है, व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक मेथड। साइकोलॉजिस्ट क्यों एम्फेसाइज करते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, क्यों जोर देते हैं इस पर। साइकोलॉजिस्ट इसलिए जोर देते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपने अपने खुद के कुछ होते हैं कि जिसमें कुछ एक तरीके से बायसेस होते हैं या फिर प्रॉपर साइंटिफिक नहीं होते हैं, जो भी हम किसी को लेकर के एक एजम्पशंस बनाते हैं। हमारा माइंड जो है, जो भी हमारे पास एजम्पशंस होते हैं, क्योंकि लार्ज इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट टाइम में प्रोसेस करते हैं। हमारा माइंड जो है शॉर्ट टाइम में उसको प्रोसेस करता है, तो वो जो है इंट्यूशन, उससे क्या हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बायसेस आ सकते हैं या फिर क्या हो सकता है सही तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को। तो वहाँ पर क्या होगा कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ कीजिए ताकि किसी तरीके का बायस नहीं हो और हम सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाए। तो इसलिए साइंटिफिक, और इसके बारे में एक 2011 का एक रिसर्च पेपर है, वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इंट्यूशन से रिलेटेड है जो कि पारंपरिक संघर्षों और सामाजिक अशांति के समाधान में मनोवैज्ञानिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है और जो भी सोशल अनरेस्ट है, उनको रिजॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है। इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और जो सोशल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट मीन्स कुछ भी सिविल लेवल जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी प्रोटेस्ट किस किस टॉपिक, किस बिल पर हुए हैं। एक तो हुआ है आपका एनआरसी एनपीआर, एक हुआ है आपका किस पर हुआ है, एमएसपी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ है, मास मूवमेंट हुए हैं। मास मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, बहुत ही सोशली अनरेस्ट हुआ है, और इसकी वजह से क्या हुआ है आपका और डेली रायोट्स हुए हैं, और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा है। तो ये भी एक ये सब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, सोशली अनरेस्ट है हमारी सोसाइटी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का रोल कैसे बता सकते हैं जिससे कि सोसाइटी में शांति लेकर के आए। हम साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, क्या रोल है साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द चैलेंज ड्यूरिंग द ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ये क्या कहता है कि ग्रुप में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस होती है, ग्रुप उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें डिस्कस करना है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो पेपर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, चैप्टर 2 रिसर्च। और रिसर्च वाले जो चैप्टर है उसमें लास्ट टॉपिक पड़ता है ये कुछ, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई थिंक मैंने इस पर अभी वीडियो नहीं बनाई है, हाँ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 1D। 1D में क्या कहा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का रोल क्या है, शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलसेंट, जो कि एडोलसेंट के बिहेवियर को शेप करता है। उसमें मास मीडिया का क्या रोल है, सपोर्ट इट विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। इसको सपोर्ट करते हुए आप क्या कीजिए, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दीजिए। मास मीडिया का क्या रोल है, जैसा कि हम जानते हैं कि मास मीडिया में क्या आता है, मीडिया जिससे हमें, मीडिया मीन्स मीडियम, कोई भी माध्यम जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर हम कुछ भी अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो ये जो है क्या क्या हो सकती है, मीडिया में क्या क्या आ सकता है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ सकती हैं, बहुत सारे मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल है। टीवी भी एक तरीके से एक मीडियम ही है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट उसमें हम वन वे ही लेते हैं, ठीक है। तो उससे एडोलसेंट पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखना है। अभी हमने देखा कि अगर रिसेंट एग्जांपल देखें तो बुली बाई भी देख सकते हैं हम, इसमें क्या किया गया और कैसे इसको शेप किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जो हेट स्पीच है उससे जो हमारे आज के जो एडोलसेंट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सोनू तेरी डार्लिंग
सॉरी क्या था वो, सोनू मेरी डार्लिंग, यस, वो वाला सॉन्ग था जो उस बच्चे ने गाया था, तो उसका छोटे बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेज को आप कर सकते हैं, वैसे तो एडोलसेंट को ही पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे करके बताना है। स्मृति निर्माण की अवधारणा के संदर्भ में न्यायिक परीक्षण में प्रत्यक्षदर्शी गवाही की सटीकता का मूल्यांकन कीजिए। ये क्या कहता है, जुडिशियल ट्रायल में जो भी आई विटनेस टेस्टिमनी की एक्यूरेसी है उसको इवेलुएट कीजिए। और ये बताइए कि जो मेमोरी कंस्ट्रक्शन है, मेमोरी कंस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है उसके रेफरेंस में आई विटनेस टेस्टिमनी, जुडिशियल ट्रायल में जो आई विटनेस टेस्टिमनी है उसकी एक्यूरेसी बताइए, और उसको किसके रेफरेंस में बताना, मेमोरी कंस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है उसके रेफरेंस में बताना है हमें, किस तरीके से मेमोरी कंस्ट्रक्ट होती है। जब कभी भी आई विटनेस टेस्ट, जब कोई भी आई विटनेस होता है, और जुडिशियल ट्रायल में जब भी कोई गवाह, आई विटनेस बोलते हैं गवाह को, उसकी एक्यूरेसी को कैसे उसकी एक्यूरेसी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, इवेलुएट किया जाता है, सॉरी, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ डू द बेसिक अप्लाइड रिसर्च डिफर। ये क्या कहता है कि बेसिक और जो अप्लाइड रिसर्च है वो कैसे डिफर है, बेसिक रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है, ये पढ़ लेना इसमें। और हाउ एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम द बेसिक रिसर्च हेल्प सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो हमारी नॉलेज होती है उससे हमारी जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है वो हमें कैसे हेल्प करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तो पेपर चैप्टर 2 से है, आई थिंक, हाँ चैप्टर 2 से। बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट पैदा करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर कॉजिंग द कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। किस कारण से एल्डर्स में कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पर, टू बी वेरी केयरफुल यहाँ पर, ठीक है, तो फैक्टर्स बताने हमें। डिस्क्राइब द बॉटम एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये क्या कहता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हम कुछ भी सेंस करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, हमारे माइंड में जाती है, और हमारे माइंड से क्या होती है, हम कुछ भी बोल कर लिख कर कुछ भी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन जो प्रोसेसिंग है सेंसरी में इंफॉर्मेशन की, उसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, विद एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास में प्रकृति, अनुवांशिक कारक और पोषण पर्यावरणीय कारक कितने योगदान देते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है जिसका फिजिकल, कॉग्निटिव और द सोशल, जो भी उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें उसका नेचर और नर्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, क्या रोल है उनका, उसका कंट्रीब्यूशन बताना है उसका किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट पे। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, डेवलपमेंट वाले चैप्टर 4 से है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल बताना है। इलुस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल इन द रियल लाइफ। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल है रियल लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है वो बताना है। ये तो लर्निंग वाले चैप्टर से है, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एंड द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, चैप्टर 4। ये क्या कहता है कि इम्पोर्टेंस बताना है हमें किसका, कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी और सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है उसका इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर में, ये हमें बताना है इसमें। व्हाई द सेलेक्टिव अटेंशन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव अटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन के जो भी थ्योरीज अवेलेबल है हमें उनको एक्सप्लेन करना है, और क्या बताना है हमें, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं, विच मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इन्वेस्टिगेट जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेसिव बिहेवियर एट वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस पर जो एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है
और जो जो भी जेंडर के साथ क्या किया जाता है, उनके साथ एक तरीके से फर्क करते हैं, भेद करते हैं, लिंग भेद, उसके लिए अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करते हुए कौन सा अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको उसमें कौन सा मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, इन्वेस्टिगेशन जो कि अप्रोप्रिएट करे, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर जो बायसेस होते हैं, इसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है वर्क प्लेस पर, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में हम उसको क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर मेथड के बारे में बात करनी है। अब बात करना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कीमास एंड द निमोनिक्स डिवाइस इन द एक्सपर्टीज एंड द एक्सेप्शनल मेमोरी। ये क्या कह रहा है कि स्कीमा का रोल बताइए और निमोनिक्स डिवाइस, जो भी निमोनिक डिवाइस होती है इन एक्सपर्टीज एंड द एक्सेप्शनल मेमोरी, उसका रोल क्या है। यहाँ पर स्कीमा का रोल बताना है और निमोनिक्स डिवाइस जो होती है एक्सपर्टीज में और एक्सेप्शनल मेमोरी में, यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई। एक तो स्कीमा हो गया, स्कीमा का रोल हो गया आपका, निमोनिक्स डिवाइस इन एक्सपर्टीज, इसका रोल क्या है, एक्सेप्शनल मेमोरीज। इन सभी टर्म्स को अलग अलग डिफाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर के डिफाइन कर सकते हैं इनको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, कुछ मनोवैज्ञानिक मापन विश्वसनीय हो सकते हैं लेकिन मान्य नहीं। सम साइकोलॉजिस्ट मेजर कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ये किस चैप्टर से है, ये चैप्टर 2 से है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चैप्टर 2 से है। तो कुछ जो मेजर होते हैं वो रिलायबल तो हो सकते हैं लेकिन वैलिड नहीं हो सकते। इट विद एग्जाम्पल, तो इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है हमें। IQ स्कोर प्रिडिक्ट सक्सेस इन अकेडमिक। IQ स्कोर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकेडमिक सक्सेस की, जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स। जॉब में या फिर लाइफ के जो भी आउटकम्स होते हैं उन सब में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सक्सेस को हम, जो सक्सेस है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको इवेलुएट कीजिए, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है कि हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। ये जो फैक्टर्स है, जॉब हो गया, लाइफ आउटकम्स हो गए या फिर एकेडमिक हो गया, IQ स्कोर के थ्रू, तो इसको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी क्या है, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एनेबलिंग सेल्फ इफिकेसी। इससे हमें क्या मिलेंगे, जो हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे इससे हमें, ये हमें बताना है। यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बताने हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज नॉट यूनिवर्सली अचीव्ड। जो फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट है वो यूनिवर्सली अचीव नहीं किया गया है, इसे डिस्कस करना है, ठीक है। जो फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट है, सबसे पहले इसे एक्सप्लेन कर देंगे, इसे यूनिवर्सली अचीव क्यों नहीं किया गया है, फिर इसको हम बता देंगे। give a critical appraisal on practice of using aptitude test to predict professions for high school children। ये क्या कहता है कि जो हाई स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है हम उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल दीजिए जो कि प्रैक्टिस की जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या की जाती है, जो कि प्रैक्टिस की जाती है। इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल देना है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल जो प्रोफेशंस होते हैं हाई स्कूल चिल्ड्रंस के वो हम प्रिडिक्ट करते हैं। जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, इसका क्रिटिकली अप्रेजल देना है कि कैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करके हाई स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, 10th के जो बच्चे होते हैं, उनका प्रोफेशन को हम एक तरीके से गेस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसको क्रिटिकली अप्रेजल करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज 6A, आर वी बोर्न विद पर्सनैलिटी। क्या हम पर्सनैलिटी के साथ जन्म लेते हैं, क्रिटिकली इवेलुएट द थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। क्या हम पर्सनैलिटी के साथ जन्म लेते हैं, हमें इसे क्रिटिकली इवेलुएट कीजिए इस थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, कुछ होती है जो कि हम सीखते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बोर्न की बात की जा रही है तो जेनेटिक और नेचर और वर्सेस नर्चर को डाल सकते हैं और इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ थ्योरीज का यूज़ करके। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की स्ट्रेटजीज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन एंड इट्स मेजरमेंट। फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं इमोशन की, इमोशन का चैप्टर है हमारे पास और उसको हम मेज़र कैसे करेंगे, इमोशन को मेज़र कैसे करेंगे, उसके फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, उसकी बायोलॉजी क्या है, मीन्स ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अप्रोचेज टू द मोटिवेशन आर मोर कॉमनली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी अप्रोचेज यूज की जाती हैं मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दीज अप्रोचेज माइट हेल्प टू सस्टेन और इंक्रीज मोटिवेशन, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, मोटिवेशन को सस्टेन कर पाएँ या फिर उसको इंक्रीज कर पाएँ। तो कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो मैस्लोज की थ्योरी है जो कि बहुत फेमस है, वो भी आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर ऐड कर पाएँ, और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि आपको मिलेंगी। आई थिंक पेपर 2 की बुक में है ये, और पेपर 1 में भी है ये टॉपिक, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो दोनों बुक की हेल्प से आप उसमें जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वहाँ से आप थ्योरी पुट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। वेलबींग अगेन द टॉपिक ऑफ पेपर 2, तो और हेल्थ भी उस पेपर 2 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है वेलबींग एंड हेल्थ, उसमें आप पढ़ेंगे। तो वेलबींग के ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। अच्छा, तो ये क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हेल्थ पर, अगर हम मेडिटेशन करते हैं इसका हमारी हेल्थ पर, हमारे सुख पर, इससे हमें अच्छा लगेगा, सुखी, वेलबींग मीन्स सुखी होना, कितना हम इससे कैसा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो हमारी हेल्थ पर और हमारे वेलबींग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेडिटेशन के टाइप्स बताने हैं और उसका प्रभाव बताना है हमें। अच्छा, ये मेडिटेशन वैसे दोनों पेपर में पूछा जा रहा है वैसे क्वेश्चन मेडिटेशन का, आई थिंक यस। डिस्कस द यूज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द वेरियस डोमेन ऑफ प्रैक्टिस इन द साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन तो मैंने हूबहू कराया, ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, टॉपिक कराया है लास्ट यूनिट का पेपर 1 का, हाँ ये मैंने अभी कराया है, ये तो वहीं से ही सोल्व हो गया। डिस्कस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द वेरियस डोमेन ऑफ द प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी। जिन डोमेन्स में साइकोलॉजी के जिन डोमेन्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, उन्हें डिस्कस करना है हमें, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन, ये टॉपिक ही कराया है मैंने, तो वो बिल्कुल आंसर ही है इसका, और बाकी अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो। मनुष्य स्वयं और दूसरों के कार्यों के लिए कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है और पूर्वग्रहों और त्रुटियों के जाल में फंस जाता है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ह्यूमन स्ट्राइव टू असाइन कोज टू एक्शंस ऑफ सेल्फ एंड अदर फॉल इनटू ट्रैप ऑफ द बाइसेस एंड एरर्स। ये क्या कहता है कि ह्यूमन क्या करता है, एक तरीके से आप जजमेंटल हो जाते हैं। ह्यूमन स्ट्राइव टू असाइन कोज टू एक्शंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को या दूसरों को क्या कर देता है वो, कोज अपने एक्शंस को क्या देता है, कारण देता है। एंड फोल्ड इनटू द ट्रैप ऑफ बायसेस एंड एरर। इसी कारण वो कहाँ फंसता है, बायसेस और एरर में फंस जाता है। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, क्रिटिकली डिस्कस करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेल्फ एंड अदर्स के बारे में बात की जा रही है। डिस्कस द कॉग्निटिव एंड द मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पे मैंने बहुत छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें क्या था, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट्स, तो ये मैंने नहीं बताया उसमें, इस क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करूंगी, ठीक है। डिस्कस द कॉग्निटिव मोटिवेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। बिलीफ में जो भी कॉग्निटिव मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में उन्हें क्या कीजिए, आप डिस्कस कीजिए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिहेवियरिस्ट एंड नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्या कह रहा है कि बिहेवियरिस्ट होते हैं और जो भी नेटिविस्ट होते हैं उसका उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो एनालिसिस है उसको कंपेयर करना है आपको।